ओके, सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द बायोगैस प्लांट। हमने अभी कहा कि बायोगैस ऑब्टेन करने के लिए बायोगैस का एक प्लांट होता है। तो हमने कहा कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट एंड दूसरा होता है फ्लोटिंग डोम और गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। सो लेट अस ट्राई टू लर्न both of them one by one. So first we will study fixed dome biogas plant. अगर इसको हम ध्यान से देखें तो डायग्रामेटिकली इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग है इस तरह की। इस बिल्डिंग में एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। ओके, सो इनलेट की अगर हम बात करें तो इनलेट में यहां पे एक टैंक लगा है। इस टैंक को हम कहते हैं मिक्सिंग टैंक। इस मिक्सिंग टैंक में हम स्लरी जो बायोमास है, बायोमास और वाटर को मिक्स करके डालते हैं। सो दिस मिक्सचर इज बेसिकली बायोमास प्लस वाटर। आपने पानी और बायोमास को मिक्स कर दिया और इस टैंक में भर दिया और इस टैंक के थ्रू आपने इस कंटेनर में पहुंचाया, इस टैंक के थ्रू इस बड़ी टैंक में पहुंचाया। ये किस तरह से होता है? ये टैंक जमीन के अंदर होता है, इट इज इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के अंदर होता है, जमीन के अंदर हम बना देते हैं, इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कंस्ट्रक्ट करके ऊपर एक छोटा सा एक टैंक बना देते हैं जहां पे सारा वेस्ट हम इसमें डालते रहते हैं। सारा वेस्ट हम इसके अंदर डालते हैं और वो धीरे धीरे जो बायोमास है वाटर के साथ मिक्स होके अंदर आ जाता है। अब जैसे ही अंदर आ जाएगा हम देख सकते हैं कि कहीं से भी एयर की सप्लाई नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज ये यहाँ से बायोमास ने कवर कर रखा है। तो ये जो मास है, दिस मास इज कट ऑफ फ्रॉम द एयर। ठीक है, ऑक्सीजन से ये कट ऑफ है और इस टैंक को हम बोलते हैं, दिस टैंक इज नोन एज डाइजेशन टैंक। इन दिस डाइजेशन टैंक हम इसको 50 to 60 डेज तक इस मिक्सचर को डाइजेशन टैंक के अंदर रखते हैं। सो व्हाट विल से बायोमास एंड वाटर आर केप्ट इन डाइजेशन टैंक फॉर 50 to 60 डेज। 50 से 60 दिनों तक आप इस टैंक के अंदर, दिस इज एन अंडरग्राउंड टैंक, जमीन में हमने बना दी और ऊपर से उसमें डाल दिया। ये टैंक जमीन के ऊपर होता है, मिक्सिंग टैंक, और ये टैंक जमीन के अंदर है। इस टैंक में हमने इसे रख दिया और 50 से 60 दिनों तक ऐसा ही छोड़ दिया। देन क्या होगा? 50 से 60 दिनों में इसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बैक्टीरिया के थ्रू अनएरोबिक डिग्रेडेशन की प्रोसेस होगी और अनएरोबिक डिग्रेडेशन होने से इस टैंक के अंदर यहाँ पे बायोगैस कलेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बायोगैस कलेक्ट हो गई है, यहाँ पे बायोगैस बन चुकी है। अब जैसे जैसे इस मिक्सचर से बायोगैस बनती जाएगी, जैसे जैसे मिक्सचर से बायोगैस बनेगी, वैसे वैसे इस टैंक के अंदर क्या होगा? इस टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे इस टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा और क्योंकि हमने कहा इस टैंक का नाम क्या है? फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट। सो दिस इज द डोम। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डोम एंड दिस डोम इज फिक्स्ड। सो वी विल से दिस इज द फिक्स्ड डोम। और क्योंकि डोम फिक्स है, अब क्योंकि हम देखते हैं कि अगर डोम फिक्स है तो इसका जो वॉल्यूम है इस टैंक का, ये कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे ये गैस और बढ़ने लगेगी वैसे वैसे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। प्रेशर इंक्रीज होने से यह गैस इस बायोमास को पुश करेगी। पुश करके क्या करेगी? अब ये नीचे तो जा नहीं सकता। ओके, ये किधर जाएगा? ये इस तरफ जाएगा। दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। जैसे जैसे बायोगैस का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे यह बायोमास को नीचे प्रेस करेगी और नीचे प्रेस करने की वजह से बायोमास इस तरफ मूव करने लगेगा। ऐसा
जब ये बायोमास इधर जाएगा तो ये इस टैंक में कलेक्ट होता जाएगा. दिस टैंक इज नोन एज ओवरफ्लो टैंक. जब बायोमास की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, तब ये धीरे धीरे यहां से निकल के इधर कलेक्ट होने लगेगा और फिर इससे आप इसको बाहर निकाल सकते हैं. और यहाँ पे जो ये मटेरियल कलेक्ट होगा, दिस मटेरियल इज बेसिकली स्लरी. ठीक है, ये स्लरी कैसे बनी, बायोमास ने डिग्रेडेशन हुआ बायोमास में और फिर उसके बाद बायोगैस बन चुकी है. अब जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू क्या होता है, स्लरी, एंड दिस स्लरी विल बी यूज्ड एज अ मैन्योर. और ये बायोगैस जो यहाँ पे बनी है इसे हम कहाँ से निकाल सकते हैं, हम इस पाइप के थ्रू इसे बाहर निकाल सकते हैं. दिस इज द आउटलेट फॉर द बायोगैस. अभी हमने इस पे वाल्व कनेक्ट कर रखा है, ये बंद है, तो इसीलिए तब तक क्या होगा, तब तक बायोगैस यहाँ पे भरती रहेगी और नीचे इससे प्रेशराइज करके ऊपर करती रहेगी. फिर जब हमें बायोगैस चाहिए हम इस वाल्व को ओपन करके बाहर निकाल सकते हैं. सो इन दिस वे हमने देखा कि यहाँ पे ये जो डोम है इसका ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल नहीं है. ओके, मूवेबल नहीं है, इसीलिए ये प्रेशराइज करेगा और ये आसानी से स्लरी को बाहर फेंक देगा. सो इस तरह से बायोगैस प्लांट बनाया जाता है. इंडिया में अराउंड 3 लाख बायोगैस प्लांट्स करंटली अवेलेबल हैं, कुछ इसी तरह के. इस बायोगैस प्लांट की खासियत यह है, इट इज easy to build and also inexpensive. यह बायोगैस प्लांट इनएक्सपेंसिव है, इसे बनाने की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं लगती और आसानी से बन जाता है. एंड नेक्स्ट इज, ये इसीलिए भी बनाया जाता है बिकॉज इट रिक्वायर लो मेंटेनेंस कॉस्ट. इसका मेंटेनेंस भी कोई खास नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ डोम बना दीजिए. दिस डोम इज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट से बनता है और कंक्रीट का जो ये डोम है, ये जो टैंक है, इस टैंक में बायोगैस आप बायोमास डालते रहिए और कंटिन्यूसली आपको बायोगैस मिलती रहेगी और स्लरी मिलती रहेगी. जो भी बायोगैस के लिए जो भी बायोमास आप कलेक्ट करते हैं उसे इस टैंक में डाल दीजिए और मिक्स होके ये अपने आप ही अंदर चला जाएगा और अपने आप ही स्लरी बाहर आ जाएगी और बायोगैस बनती रहेगी. सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल यू ऐड दिस बायोमास. जब तक आप बायोमास डालते रहेंगे तब तक ये वर्क करता रहेगा. जब बायोमास डालना रोकेंगे तब ये वर्क करना बंद करेगा, तब तक यू कैन यूज इट. नाउ दिस वाज द फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट. इस तरह के 3 लाख प्लांट्स आर अवेलेबल इन इंडिया. वी कैन राइट इट हियर, 3 लाख बायोगैस plants are available in India. इंडिया में 3 लाख बायोगैस प्लांट्स इस वक्त अवेलेबल हैं. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग डोम और गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट. इस टैंक में और इस टैंक में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टैंक जो हम बनाते हैं ये ज़मीन के अंदर बनाते हैं. दोनों में यह मिक्सिंग टैंक होती है, जैसा हमने यहाँ पे किया था, हमने बायोमास और वाटर को मिक्स करके यहाँ रख दिया. उसी तरह से यहाँ पे भी आप मिक्सचर बायोमास और वाटर का रख देते हैं. दिस इज बायोमास प्लस वाटर एंड सेम ये अंदर जाता है और यहां पे बस हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इस टैंक के अंदर. कोई बहुत खास रीजन नहीं है इस वॉल कंस्ट्रक्ट करने का. इट्स जस्ट कि प्रॉपरली गैस का फ्लो बना रहे. जो स्लरी यहाँ पे हम बायोगैस मिक्स कर रहे हैं, बायोमास जो हम डाल रहे हैं, ये बायोमास से बायोगैस बनेगी और यहाँ पे कलेक्ट होगी और कलेक्ट होके जो स्लरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाए. तो हमने स्लरी और फ्रेश बायोमास को सेपरेट कर दी.
ओके, क्योंकि स्लरी से और बायोगैस नहीं बनाई जा सकती, आपने उससे बना लिया है, अब वो स्लरी सिर्फ एज अ मैन्योर यूज हो सकती है। तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम इस तरह से इसको एक वॉल बीच में बना देते हैं। तो आप जैसे जैसे यहाँ से बायोगैस डालते हैं, बायोमास डालते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है और बायोगैस बनती जाती है, और बायोगैस कलेक्ट हो जाती है यहाँ पे इस रीजन में। एंड दिस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये वाला सिलेंडर, दिस सिलेंडर इज नोन एज गैस होल्डर। इस सिलेंडर को हम कहते हैं गैस होल्डर, बिकॉज जो भी बायोगैस कलेक्ट हो रही है वो इस सिलेंडर के अंदर कलेक्ट हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसे हम फ्लोटिंग डोम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सिलेंडर फ्लोट करता रहता है। ये ऐसा आपने टैंक बना दिया, सिलेंड्रिकल टैंक, और इसके ऊपर इस गैस होल्डर को रख दिया। अब जैसे जैसे गैस बनती जाएगी, बायोगैस प्रोड्यूस होगी, वैसे वैसे ये सिलेंडर ऊपर खसकता जाएगा, ये फ्लोट ऊपर ऐसा करता जाएगा, और बायोगैस इसमें कलेक्ट हो जाएगी, इसको होल्ड कर लेगी। ओके, मतलब ये बायोगैस को ऐसा होल्ड कर लेगा, इसीलिए हम इसे गैस होल्डर के नाम से जानते हैं। बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें और इस टैंक में। और धीरे धीरे जब बायोगैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, देन इट विल प्रेशराइज दिस स्लरी, it will pressurize this biomass and it will go to this tank, and this tank is again the overflow tank. And this is the slurry. यह स्लरी होती है और ये ओवरफ्लो टैंक है। एंड इन दिस वे जब यहाँ पे बायोगैस कलेक्ट हो जाएगी तो यू कैन ओपन दिस वाल्व एंड गेट दी बायोगैस। आप यहां से बायोगैस को निकाल सकते हैं। नाउ दिस टैंक इज नॉट अ वेरी कन्वीनियंट टैंक, इसको इंस्टॉल करना भी काफी कॉस्टली है। व्हाई? बिकॉज ये जो गैस होल्डर बनता है, ये गैस होल्डर हम लोहे का तो नहीं बना सकते, हम आयरन का नहीं बना सकते, बिकॉज आयरन जो है वो बहुत हैवी होता है। तो अगर हैवी बनाएंगे तो इट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम होगी रस्टिंग की, ठीक है। दूसरी चीज, हैवी बनाएंगे तो हो सकता है ये इस टैंक को डैमेज कर दे। दिस इज अगेन द डाइजेशन टैंक। ओके, सो हम इस गैस होल्डर को स्टील का बनाते हैं ताकि इसका वेट कम रहे और ये स्ट्रांग भी रहे। लेकिन स्टील में क्या होगा, अगर ये रेगुलरली ऐसा फ्लोट करता रहेगा तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आपको इस पे रेगुलर पेंट करना पड़ेगा, आपको रेगुलर देखना पड़ेगा कि ये मूव कर रहा है कि नहीं। ओके, ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए दिस प्लांट, दिस फ्लोटिंग डोम प्लांट और गैस होल्डर प्लांट इज कॉस्टली। इसे बनाना कॉस्टली होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फिजिबल कौन सा है? फिक्स्ड डोम। इसीलिए इंडिया में मैक्सिमम यू विल फाइंड कि फिक्स्ड डोम प्लांट ही आपको दिखेंगे, दैट इज 3 लाख, और ये बहुत ही रेयरली कहीं पे होता है, अदरवाइज इसका यूज बिल्कुल ही बंद है। सो अगेन प्रोसेस इसमें भी सेम होती है। आप बायोमास डालते हैं, 50 to 60 डेज तक रखते हैं और अपने आप फिर गैस होल्डर में बायोगैस बन जाती है और यहाँ से स्लरी बाहर आ जाती है। अगेन प्रेशराइज होगी, स्लरी बाहर आएगी एंड यू कैन यूज it as a manure. Okay, so in this way these are the two different types of biogas plants जिनकी मदद से हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और मैन्योर भी प्रोड्यूस करते हैं। Okay, so this is all about the biogas. Next we will study the next kind of energies, so you can note this. Okay, so now we will study the next kind of energy, next source of energy. That source of energy is wind energy. What is wind energy? Wind energy is, it's the energy obtained from wind. विंड से मिलने वाली जो एनर्जी है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। लेकिन विंड क्या चीज है? विंड इज बेसिकली एयर विच इज मूविंग, सो वी विल से मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड एनर्जी क्या है? मूविंग एयर की एनर्जी। अब अगर एयर मूव कर रही है
तो एयर जब मूव करती है या कोई भी बॉडी मूव करती है तब उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? सो वी विल से मूवमेंट जब होता है तो उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है. सो इट मीन्स आई विल से कि विंड हैज काइनेटिक एनर्जी. विंड के पास जो एनर्जी है दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वजह से विंड मूव करती है. और हम इसे यूज कैसे करते हैं? विंड एनर्जी को हम यूज करते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक energy. Now, the basic question arises that why wind is present? एयर मूव ही क्यों करती है? ऐसी क्या वजह है कि एयर मूव करती है? तो इसको हम समझते हैं. हम कहते हैं कि एयर मूव करती है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. एयर या कोई भी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. ओके कोई भी गैस होती है, जैसा पानी होता है, पानी हाइट से ज्यादा हाइट से कम हाइट पे मूव करता है, ठीक है, हाइट से ग्राउंड पे आता है. उसी तरह से गैस भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा आपके घर में फॉर एग्जाम्पल हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, तो एलपी जो कुकिंग सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, वह सिलेंडर में से कभी गैस लीक करती है तो आपके किचन में सडनली बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, एक पंजेंट सी स्मेल आती है और आप समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे एलपीजी गैस लीक हो गई है और वो भर चुकी है. नाउ अगर पूरे रूम में एलपीजी गैस भर चुकी है तो आप क्या करते हैं? उसे हटाने के लिए आप क्या करते हैं? आप फटाफट खिड़की और दरवाजे ओपन कर देते हैं. खिड़की और दरवाजे ओपन करने से यू विल फाइंड कि एलपीजी गैस का कॉन्सेंट्रेशन आपके किचन में ज्यादा है और बाहर के एटमॉस्फेयर में कम है. जैसे ही आपने दरवाजे ओपन किए, खिड़कियां ओपन करी, वैसे ही क्या होगा? एलपीजी आपके किचन से बाहर की तरफ मूव करने लगेगी एंड यू विल फाइंड कि थोड़ी देर में पूरी स्मेल चली जाएगी. व्हाई? बिकॉज हाई कॉन्सेंट्रेशन एलपीजी का था, वो मूव करके बाहर निकल गई और उसका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो गया. आपके जो रूम में था, जो एटमॉस्फेयर में था, उतना ही नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन आपके रूम में भी हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक रूम में बहुत सारा पेपर जलाया, ओके, कागज जलाया, आपने न्यूज़पेपर बर्न किया, तो आप देखेंगे कि पूरे रूम में एक व्हाइटिश कलर का स्मोक प्रोड्यूस हो जाता है और रूम अगर बंद है तो पूरी तरह से उसमें स्मोक भर जाता है. और आप कहते हैं कि नहीं, खिड़की दरवाजे खोल दो, ये स्मोक बाहर चला जाएगा. तो हाउ दिस स्मोक, व्हाई दिस स्मोक इज बेसिकली मूविंग आउटसाइड? ये स्मोक बाहर जा ही क्यों रहा है? तो वी विल से कि रूम के अंदर क्या है, स्मोक का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मात्रा, ओके, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट, ओके, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुका है और बाहर के एटमॉस्फेयर में उसका वॉल्यूम कम है. सो दैट्स वाई जब आप खिड़की ओपन करेंगे तो स्मोक ने क्या देखा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो बाहर मूव करो. तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से स्मोक बाहर की तरफ मूव करेगा. सो वी विल से कि विंड कैसे प्रोड्यूस हुई? विंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ? कॉन्सेंट्रेशन से, किसी भी गैस के कॉन्सेंट्रेशन से वो डिफरेंस क्रिएट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो गर्मी के सीजन में आप देखते हैं कि हवा चलती है, ठीक है, गर्मी के सीजन में विंड की स्पीड काफी ज्यादा होती है. ऐसा क्यों होता है? हम कहेंगे कि ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इन समर सीजन, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहाँ पे सन है, सन से आने वाली लाइट रेज अर्थ के ऊपर गिर रही हैं कुछ इस तरह से,
और ये अर्थ की सरफेस को गर्म कर रही है। अर्थ की सरफेस गर्म हो रही है और अर्थ की सरफेस के आसपास क्या है? अर्थ की सरफेस के आसपास एयर है, यहां पे एयर है ना। अब जैसे ये सरफेस गर्म होगी, सरफेस गर्म होने से इस सरफेस के पास में जो एयर है यह एयर भी गर्म होने लगेगी। अगर एयर गर्म हुई तो एयर हल्की हो जाएगी। वाई? बिकॉज जब एयर गर्म होगी तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, उसमें से पानी जो है, नमी जो है, ओके, वो हट जाएगी। और बिकॉज ऑफ दैट दिस एयर विल स्टार्ट राइजिंग अप। जमीन के पास वाली जो एयर है वह गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। एंड यू विल फाइंड कि जैसे ही ये वाली एयर ऊपर मूव कर गई वैसे ही यहाँ पे खाली जगह प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे खाली जगह प्रोड्यूस हो गई कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो खाली जगह प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे क्या होगा? एयर है, ये तो गैस है, ओके। तो यहाँ पे दूसरी तरफ से आने वाली एयर इस गैस को, इस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी। जैसे ही जगह खाली हुई क्या होगा? ये गैस, ये एयर इसको फिल करने की कोशिश करेगी। और जब ये एयर इस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेगी, देन दिस एयर हैज टू मूव। इसको मूव करना पड़ेगा और मूव करके चल के ये इधर आएगी एंड यू विल फील कि यहाँ से विंड चल रही है, ओके। देन क्या होगा? वापस से ये चीज गर्म होगी, वापस से ऊपर उठ जाएगी, तो वापस से यहाँ पे एयर आके इस गैप को फिल करेगी और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड यू विल फाइंड कि आपको एयर मूव करती हुई दिखाई दे रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि एयर मूव कर रही है एंड दैट मूवमेंट इज द कॉज ऑफ विंड, दैट इज द विंड, ओके। सो विंड एनर्जी कैसे मिली? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। नाउ ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किसने करा? इसके पीछे कौन है जिसने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करा? वी विल से सन। सन की वजह से यहाँ पे हीट आई, ये जो सरफेस है ये गर्म हुई और एयर को गर्म किया और इसलिए एयर मूव करी। सो वी विल से कि विंड एनर्जी is derived from solar एनर्जी। मतलब विंड एनर्जी भी हमें कहां से मिलती है? सोलर एनर्जी से। हीट एनर्जी, जो हाइडल एनर्जी थी वो भी सोलर एनर्जी से मिलती है। बायो एनर्जी है वो भी सोलर एनर्जी से मिलती है। मतलब मैक्सिमम जो एनर्जीज हैं वो कहाँ से मिल रही है? वो सोलर एनर्जी से ही मिलती है। तो सोलर एनर्जी है तभी ये विंड बनती है। सोलर एनर्जी नहीं होगी, सन नहीं होगा, तो ये विंड प्रोड्यूस नहीं होगी। सो वी विल से कि सोलर एनर्जी से ही डिराइव होके विंड एनर्जी मिली है। देन कैन वी से कि विंड एनर्जी इज अ renewable energy, renewable source of energy। yes, we will say wind energy is a renewable source of energy because wind energy जो हम यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ विंड की मूवमेंट को यूज कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हवा को कैप्चर करके कहीं पे रख देते हैं, ओके। विंड है, विंड तो बनती रहेगी जब तक सोलर एनर्जी यहाँ पे सरफेस को गर्म करेगी, तब तक एयर का मूवमेंट चलता रहेगा और हेंस वी विल यूज विंड एनर्जी। तब तक हम विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी। देन विंड एनर्जी is a clean form of energy। विंड एनर्जी बिल्कुल क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी में कोई किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा, बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जी है। और विंड एनर्जी को हमने यूज कैसे किया? वी विल यूज windmill। Windmills are used to convert
काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी किस प्रकार से हम यूज करेंगे? बाय यूज ऑफ विंड मिल। विंड मिल बेसिकली कन्वर्ट करेगा। अगर हम विंड मिल को देखें तो विंड मिल कुछ इस तरह का होता है। विंड मिल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन है। दीज आर दी ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, दीज आर द ब्लेड्स। ओके, दिस इज द जनरेटर। This is the generator and this is the tower. अब ये काम किस तरह से करता है? जब इस विंड मिल पे ये ब्लेड्स जो हैं, इसके सामने इस तरह से एयर आती है, इस तरह से विंड चल के आती है, तो विंड जब इस ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है तो इन ब्लेड्स की कुछ डिजाइन इस तरह से होती है कि ये ब्लेड्स रोटेट करना शुरू करती हैं, ये मूवमेंट करती हैं। और ये पंखे जैसा जो ब्लेड्स हैं, इट्स बेसिकली अ फैन, ये एक फैन जैसी चीज है। तो जब इस पे एयर या विंड स्ट्राइक करेगी तो विंड के स्ट्राइक करने से ये मूव करेगा, ये रोटेट करने लगेगा। और इसके रोटेशन से क्या होगा? इसके रोटेशन से ये जनरेटर भी रोटेट करेगा और जनरेटर के रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ये विंड मिल की मदद से हम विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, सो ये जो हमने देखा, बेसिकली हमने विंड को इस पे डाला और ये रोटेट हुआ और एनर्जी मिल गई। तो इसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन तो दिखा ही नहीं। इसमें विंड एनर्जी सिर्फ उसको मूव करने के काम आई, हमने कोई एयर को एब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया। ओके, एयर विंड से टकरा के मूव कर गई वापस से। अब उसको अगर कल वापस से विंड चलेगी तो हम फिर से यूज कर सकते हैं, फिर वापस विंड चलेगी फिर से यूज कर सकते हैं। तो जब तक विंड है तब तक हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन विंड मिल से ये एनर्जी बनी है। सो एक विंड मिल लगाने से एनर्जी नहीं बनती। ओके, सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि एक सिंगल विंड मिल बहुत थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। सो वी विल से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी is produced by a single windmill. एक सिंगल विंडमिल बहुत थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लॉट्स ऑफ विंडमिल्स, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल्स एक जगह पे लगाने पड़ते हैं, तभी हम विंड की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। नाउ अब ये विंड जो यूज कर रहे हैं, इस विंड की कुछ स्पीड होती है। ओके, और फिर ये इस विंड मिल पे स्ट्राइक कर रही है। सो इट्स नेसेसरी कि दिस विंड शुड हैव अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर्स। विंड नीड्स टू हैव अ स्पीड ऑफ 15 kilometers per hour to turn this windmill. इस विंड मिल को टर्न करने के लिए इस विंड के पास एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी जरूरी है। अगर स्पीड इससे कम होगी तो ये विंड मिल प्रॉपरली टर्न नहीं होगा। ओके, स्पीड इससे ज्यादा होगी तो इट्स गुड, हमें चलेगा, लेकिन स्पीड इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? बेसिकली विंडमिल है, एनर्जी क्लीन है, रिन्यूएबल है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है
एंड नेक्स्ट इज रिक्वायर वेरी लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया हमें रिक्वायर होता है विंड मिल को लगाने के लिए, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ विंड मिल जब हम लगाते हैं तभी हम प्रॉपरली एनर्जी जनरेट कर पाते हैं. ओके, दैट्स वाई एनर्जी अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है इस विंड एनर्जी से, सो फॉर जनरेटिंग 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी रिक्वायर 2 hectares of land. Two hectares of land is required to generate only 1 megawatt of electricity. तो आप ये सोचिए कि इतनी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी अगर 1 मेगावाट जनरेट करनी है. तो इफ़ आई वांट टू जनरेट 1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन हाउ मच लैंड आई नीड टू रिक्वायर. ओके, सो इट्स वेरी वेरी लार्ज. तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े एरिया आपको चाहिएंगे. ओके, ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन लैंड की अगर हम देखें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे लैंड की कमी होते जा रही है. ओके, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो आप सिर्फ इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इतनी बड़ी लैंड लगाएंगे, सो इट्स नॉट दैट मच फिजिबल. ओके, देन नेक्स्ट ड्रॉबैक इज कि ये हर जगह पे नहीं लगाया जा सकता. इसे हम सिर्फ ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पे हवा बहुत ज्यादा चलती है, जहां पे विंड की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम. आप सोचिए अगर सिर्फ मंथ में एक पूरे ईयर में सिर्फ एक मंथ के लिए अगर स्पीड 15 से ज्यादा है, तो जो विंड मिल है वो सिर्फ एक ही मंथ के लिए काम करेगा, फिर बाकी 11 महीने. सो इट्स अ वेस्ट. इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस अगर महंगा है तो हम ये चाहेंगे कि प्रॉपरली इसको यूज करें, इसको पूरी तरह से 100% एफिशिएंसी इसकी यूज करें. लेकिन हमने देखा कि ये इतनी एरिया चाहिए रहता है इसको 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 2 हेक्टेयर्स, तो इसीलिए ये हर जगह पे यूज नहीं होता, बहुत सिलेक्टेड जगह पे यूज होता है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक्ड 5th इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी. विंड एनर्जी को हार्नेस करने में इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे आता है. सबसे ज्यादा जो विंड एनर्जी यूज करता है वो है जर्मनी. ही इज द लार्जेस्ट विंड एनर्जी यूजर. सबसे ज्यादा विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो जर्मनी में होती है. देन डेनमार्क जो कंट्री है, डेनमार्क इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स. डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे साल भर पूरे 365 दिन 365 डेज ईयर में हवा चलती है और हवा की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ही रहती है. सो इसलिए इसे हम कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है. इसका ज्योग्राफिकल हम कहते हैं, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ही कुछ इस तरह का है कि वहां पे विंड का मूवमेंट हमेशा होता है, हमेशा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और कंटिन्यूसली विंड मूव करती रहती है. तो विंड एनर्जी के बारे में ये कुछ डिटेल है. देन यू कैन नोट दिस बिकॉज विंड एनर्जी इज इंपॉर्टेंट बट इतना ज्यादा हमारे लिए खास नहीं है. So this is what about wind energy. You can note this.